यूनिवर्सिटी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर जो है वो बड़ा ही एक माना जाए एक कनेक्टिंग एरिया है। यहाँ से 3 राज्यों की सीमा पास पड़ती है, हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड। और यहाँ आप देखें कि यहाँ जहाँ पर आदिल काम करता था वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पे ही एयरफोर्स बेस है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इन लोगों की जो प्लानिंग थी वो यही थी कि कैसे इन सारे राज्यों पर हम एक अटैक कर सके और क्या जल्द से जल्द जो है हम इन सब पे रेकी कर पाए। जी जी बिल्कुल श्वेतांग, चूंकि यूपी हुई, यूपी की बात करें, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, ये सब भी अगला टारगेट था आदिल का। जी जी, मैं आपको बता दूं कि आदिल जिस प्रकार से यहाँ पर व्हाइट कॉलर में बैठकर अपने आतंकी साजिश को रच रहा था, कहीं ना कहीं अब जांच एजेंसियों की जो जांच हो रही है उसमें कई ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं कि जो डॉक्टर आदिल है वो यहाँ पर सहारनपुर में, जो कि अनंतनाग से करीब 600 किलोमीटर दूर है, यहाँ इसलिए ही रुका हुआ था कि तो वो सहारनपुर में एक ऐसा मॉड्यूल बना सके जिससे आसानी से देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्य उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल पर अपनी पकड़ पकड़ पाए। और इसके पीछे जो बैकअप था वो डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन का नजर आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर परवेज 2021 से 2022 तक सहारनपुर में ही रहकर एक क्लिनिक चलाया करते थे। तो माना जा रहा है कि डॉक्टर परवेज ने ही यहाँ पर नींव रखी थी, जिसके बाद डॉक्टर आदिल को यहाँ पर भेजा गया और डॉक्टर आदिल अपने इस मुकाम में डॉक्टर के रूप में काम करता नजर आया। जी श्वेतांग, बड़ी बात यह भी है कि जो आदिल था वो बताया जा रहा है काफी ज्यादा कंजूस प्रवृत्ति का था, क्योंकि वो जितना ज्यादा कमाता था वो अपने ऊपर नहीं खर्च करता था। अब बड़ा सवाल ये है, क्योंकि लाखों रुपए उसकी तनख्वाह थी, लेकिन वो फिर भी इतनी ज्यादा कंजूसी कर रहा था। देखिए, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर आदिल अभी जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे उस हॉस्पिटल में उनकी 60 लाख रुपए सालाना सैलरी थी। उसके बावजूद भी वो ना तो कोई अपना प्राइवेट 4 व्हीलर रखता था, वो ऑटो से 10 रुपए की शेयरिंग ऑटो से वो आया जाया करता था, ऐसे हमारे सूत्रों ने बताया है। और जो है वो 250 रुपए की जीन्स, जो कि मतलब उसके हॉस्पिटल के सामने जो एक फड़ी टाइप की जिसमें सेल करते हैं, वो वहां से वो उसको खरीद कर पहना करता था। कई बार उनके साथ के जो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ है उन्होंने पूछा कि आप इतनी सैलरी पाने के बावजूद भी आप ऐसे करते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी सारी सैलरी एक जगह डोनेट कर देता हूं। अब उनको, अब साथियों को भी लग रहा है कि वो डोनेशन कहाँ जाती थी। पहले उन्होंने इस बात पर इतना गौर नहीं दिया, मगर अब उन सबको ये समझ में आ रहा है कि ये सारा पैसे कहाँ पे डोनेट किया जाता था। जी बिल्कुल श्वेतांग, चूंकि माना जाए कि अपने आप को लो प्रोफाइल में रखता था आदिल, अपने आप को बचाने के चक्कर में कि किसी की नजर में ना आए, इस वजह से ये सब चीजें कर रहा था। हाँ, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर आदिल जो है बड़े ही लो प्रोफाइल से रहता था। वो सहारनपुर में जिस मकान में रहता था वो कॉलोनी भी कच्ची कॉलोनी थी, वहां पर बहुत ही कम मकान थे और जो है वहां के लोग एक दूसरे से आपस में कनेक्ट भी नहीं रहते थे। तो माना जा रहा है कि आदिल कहीं ना कहीं अपनी पहचान छुपाने के लिए लो प्रोफाइल में रहता था और ऐसी कॉलोनियों में काम करता था, रहा करता था कि जहां उस पर नजर ना रखी जा सके। तो आदिल जो है बड़ी शातिर तरीके से ये सारी अपना जो एक मुकाम था उसमें लगा हुआ था और कहीं ना कहीं लो प्रोफाइल रहकर ही वो इस सारे अंजाम देना चाहता था। जी श्वेतांग, जैसा कि आपने बताया कि ऐसी जगह पे रहता था कि जैसे जिस वजह से उस पर कोई नजर ना रख सके। चूंकि एक खबर आई थी, इसमें मैंने भी पढ़ा था कि आदिल ऐसी जगह पे रहता था कि अगल बगल कुछ भी ना हो, कोई भी ना हो, बिल्कुल सन्नाटे वाली जगह पे। कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी था कि अगर मैं पकड़ा गया तो यहाँ से आराम से इजिली भाग सकता हूँ। हाँ, मैं आपको बता दूं कि वो सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित मानक मुंह कॉलोनी में रहा करता था, जहां पर बहुत ही कम अभी जो है रहना सहना लोगों के मकान बने हैं। तो इसी वजह से उसने वो एरिया चुना जहां पर उस पर नजर कम रखी जा सके और पास में ही वो अंबाला रोड पड़ती थी, जिससे वो निकलकर जल्दी से जल्दी अपने जम्मू कश्मीर या कहीं भी भाग सकता था। क्योंकि आपको बता दूं कि अंबाला रोड से ही आप हरियाणा होते हुए आप जम्मू की तरफ निकल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस दिन उसकी गिरफ्तारी हुई है 6 नवंबर को, मैं आपको बता दूं 6 नवंबर को जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसने हॉस्पिटल में मां की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया था और वो भागने की फिराक में था, जिसको यूपी पुलिस, एटीएस, एनआईए ने अंबाला रोड स्थित एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया, जहां पर वो बैठकर बिल्कुल श्वेतांक, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और तो बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, जहां दिल्ली ब्लास्ट में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की भूमिका सामने आने के बाद एनआईए और ईडी जांच कर रही है। आपको बता दें, इसके तहत ईडी ने मंगलवार देर रात
अल फलाह ग्रुप के चेयरपर्सन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां बुधवार को उनको कोर्ट में पेश किया गया। बता दें आपको, जहां से उन्हें 13 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। फिलहाल कोर्ट में जांच एजेंसी ने खुलासा किया है कि सिद्दीकी ने 415 करोड़ का घोटाला किया है। वो विदेश भागने के फिराक में थे। तो वही प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कोर्ट में बताया है कि जवाद अहमद सिद्दीकी के पास देश छोड़ने के स्पष्ट इरादे थे, क्योंकि उसके करीबी परिवार के कई सदस्य खाड़ी देशों में रहते हैं। उसके पास लगातार विदेश में छिपने का मौका भी था। ऐसे में जांच एजेंसी ने दावा किया है कि उसकी भूमिका गंभीर आर्थिक अपराधों से जुड़ी है। वो जांच को प्रभावित कर सकता है, साक्ष्य छुपा सकता है या रिकॉर्ड नष्ट भी कर सकता है। इस गिरफ्तारी के पीछे कहीं ना कहीं अहम वजह अल फलाह ग्रुप का 415 करोड़ का घोटाला भी माना जा रहा है। फिर लगातार हमारे संवाददाता श्वेतांग त्यागी हमारे साथ सहारनपुर से बने हुए। श्वेतांग, देश से फरार हो सकता था अल फलाह ग्रुप के चेयरपर्सन, जिसपे 400 से ज्यादा करोड़ का घोटाला का मामला भी सामने आया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बता दूं कि ये आतंकी मॉड्यूल जब से पकड़ा गया है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो है ये जिस प्रकार से पूरे देश में फैला हुआ था, उसके बाद इन्होंने अपना बेस अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में बनाया। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी जब से ही जांच के दायरे में थी और उसके बाद से उसके जो प्रबंधक है, मालिक है, उनको पता था कि अब हम जांच का दायरा हमारे तक पहुंचने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो देश से भागने की फिराक में थे, मगर समय रहते हुए जांच एजेंसी ने उन्होंने उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया और अब लगातार उनसे पूछताछ जारी है। चलिए ठीक है, खैर विस्तार से जानकारी देने श्वेतांक आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। जवाद की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का आतंकियों से तार, फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार। अल फलाह यूनिवर्सिटी से देश का कौन कौन गद्दार, अल फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकियों का कौन कौन मददगार। दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट मामले में हर दिन सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इसके तार कहां से कहां तक जुड़े हैं, सबकी पड़ताल हो रही है। कनेक्शन ऐसे ऐसे मिल रहे हैं जो हैरान कर रहे हैं। साजिशें इतनी गहरी हैं कि देश के गद्दारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। इन सब के बीच फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी जब सवालों में आई और इसके बाद आतंक की यूनिवर्सिटी के पन्ने पलटने शुरू हुए, तो इस यूनिवर्सिटी में देश से गद्दारी की पटकथा लिखी जा रही थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ताबड़तोड़ एक्शन के बीच फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अब जवाद अहमद सिद्दीकी अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर क्या कहता है, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट में आतंकियों के बारे में क्या क्या कह रहा है, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक के डॉक्टरों को पाल पोस रही थी। आतंक की यूनिवर्सिटी के मुखिया होने के नाते जवाद सिद्दीकी को 14 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया गया। जवाद सिद्दीकी की गिरफ्तारी अल फलाह ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मिली अहम जानकारियों और सबूतों के आधार पर की गई। खबरों के मुताबिक जवाद सिद्दीकी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर झूठी जानकारी दी। दरअसल यूजीसी के सेक्शन 12B के तहत मान्यता होने की झूठी जानकारी दी गई थी। यूजीसी ने साफ किया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी केवल सेक्शन 2F के तहत एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में सूचीबद्ध है। उसने कभी भी 12B के तहत मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया। Al Falah University is a fraud. I don't think we should call it a university. Look at the track record of the owner, and at the just backyard of Delhi, so near to Delhi, you have established a madrasa turned university. What is this? And how is this university running without NAC accreditation, without UGC approval, running the courses, without Indian Medical Council's approval? How this man was running, and who all accorded approval to him? I think, and who is financing this university? Many shell companies, I'm told, are working with this university. So I think the investigation should go into all these aspects, looking the funding part, looking their role in promoting terrorism, and that too at the backyard of such a dangerous situation, so near to Delhi, the capital of the country.
दरअसल इंटरनेट से अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी डिटेल्स हटाने के बाद जांच एजेंसियों का जवाद सिद्दीकी को लेकर शक और भी गहरा हो गया। जवाद सिद्दीकी का जन्म 15 नवंबर 1964 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से बीटेक करने के बाद जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 1992 से 1994 तक ये लेक्चरर रहा। जांच एजेंसियों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी को संचालित करने वाली चैरिटेबल ट्रस्ट में जवाद सिद्दीकी ने अपनी पत्नी, बेटी और भाइयों को ट्रस्टी बना रखा है। ईडी के मुताबिक अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 1995 में हुई थी और शुरुआत से ही जवाद सिद्दीकी इसका मैनेजिंग ट्रस्टी है। ट्रस्ट के नाम पर चलने वाले सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी सीधे उसी के कंट्रोल में हैं। जांच में सामने आया है कि इस ट्रस्ट ने मेटियोरिक राइज यानी तेजी से बढ़ोतरी दिखाई, पर यह बढ़ोतरी